चलिए, तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर बात होगी। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक, चलिए तो हम लोग बातचीत करेंगे किस पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। बहुत शानदार चीज़ है और आसान भी है। आप ऐसे समझो कि देखो, ये सपोज कर लो हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा यूनिवर्स है, ओके। हाँ, तो ये यूनिवर्स है, तो ये हमारा जो बाउंड्री है उसको हम इनफाइनाइट वगैरह समझना हो तो समझ सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, देखो अभी यूनिवर्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। आप समझिए, मतलब यूनिवर्स के अंदर अभी फिलहाल में कोई चार्ज नहीं है। तो यूनिवर्स के अंदर नहीं चार्ज है तो सारा चार्ज हम कहाँ मानेंगे कि इनफाइनाइट पे होगा। हाँ भाई, चार्ज ऐसा तो है नहीं कि चार्ज खत्म हो गए, या तो यूनिवर्स में है तो इनफाइनाइट पे कम है, या यूनिवर्स में नहीं है तो सारा चार्ज कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। तो अब देखो क्या है कि मान लो इनफाइनाइट पे एक चार्ज Q1 है, तो अब इनफाइनाइट से इस Q1 चार्ज को हम यूनिवर्स में किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं। मान लो A पर हमने ला दिया Q1 को, देखिए ओके। तो ठीक है, लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा ना, तो मान लेते हैं ये वर्क कितना करना पड़ा है? W1, ठीक है। अच्छा, एक बात और यार ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि शुरू में यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो पहला चार्ज को लाने में वर्क जो करना होगा जीरो का करना होगा। जीरो, कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता है, कोई वर्क नहीं। याद रखिए, यदि यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं है, पहला चार्ज कहां से लेकर आना है? इनफाइनाइट से, तो लाने में कोई वर्क होगा नहीं, जीरो। पहला चार्ज को, मतलब इसमें यदि कोई चार्ज पहले से नहीं है तो पहला चार्ज इनफाइनाइट से लेकर आएंगे तो वर्क कितना होगा? जीरो। हाँ, ये ध्यान देना है, बहुत बढ़िया। अब हमने Q1 को A पॉइंट पर लाया, तो जब Q1 को A पॉइंट पर लाया, ठीक है, तो जैसे A पॉइंट पर ला दिया पूरा यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ओके। अब हम दूसरा कोई चार्ज लेकर आते हैं, Q2 को इनफाइनाइट से लेकर आते हैं और यहां पर रख देते हैं। देखो आप, Q2 को हमने यहां पर रख दिया ना। तो अब Q2 को हमने इनफाइनाइट से लेकर आया और यहां रख दिया, तो इस केस में वर्क कितना होगा बाबू? W2 होगा। अब ये W2 जीरो नहीं होगा, W2 जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि भाई जैसे ही कोई चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी, तो इनफाइनाइट से हमको लाना पड़ा तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। E बराबर शुरू में जीरो रहेगी तो फोर्स बराबर भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी तो फोर्स बराबर क्या होगा? जीरो। अब वर्क बराबर हम जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जब फोर्स में जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा? हाँ, जीरो। इसका मतलब इस रूम में यदि समझ लिए कोई चार्ज नहीं है, मान लो पहले इस रूम में शुरू में मान लो कोई चार्ज नहीं है, तो पहला चार्ज बाहर से लाने में वर्क जीरो करना पड़ेगा। अब दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तब कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे पहला चार्ज ला दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और दूसरा चार्ज लाएंगे तब वहां पर फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी होगी, तब वहां फोर्स जीरो नहीं होगा तो वर्क भी जीरो नहीं होगा। तो यहां पर W1 तो जीरो होगा लेकिन W2 जीरो नहीं होगा। तो ध्यान से आप देखो, तो हमने इनफाइनाइट से दो चार्ज लाया है। कितने चार्ज लाया है? दो चार्ज ला करके यूनिवर्स में हम दो चार्ज का एक सिस्टम बना दिए हैं कि नहीं बना दिया है? तो दोनों चार्ज का सिस्टम बनाने में हमें टोटल वर्क कितना करना पड़ा है? वर्क टोटल कितना करना पड़ा है बाबू? तो W1 प्लस क्या? W2। भाई साहब W1 तो जीरो है, W2 कुछ ना कुछ है, तो यही जो टोटल वर्क करना पड़ा है चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए ना, वही वर्क दरअसल इन दोनों चार्ज के सिस्टम में एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब यह है कि हाँ, इट इज
इट इज इक्वल टू वर्क डन। हाँ वर्क डन, हाँ वर्क डन किसी भी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई या किसी भी मतलब किसी भी वर्क डन बस लिख लो, तो इट इज वर्क इक्वल टू वर्क डन टू फार्म अ सिस्टम ऑफ charges by carrying them from infinite। देखिए कितना शानदार है ये, इसका मतलब समझ लो, इनफाइनाइटी से चार्ज को लाकर यूनिवर्स में चार्ज का जो सिस्टम बनाने में वर्क डन होगा ना, वही वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो हम बोले। ओके, जो हम बोले तो बहुत सुंदर बात है। तो एक बात समझना बाबू, ध्यान से समझना है एक बात, कि अब हम चार्ज का सिस्टम दो प्रकार से बना सकते हैं। चार्ज का भाई एक तो पक्का बात समझ में आ गया ना, देखो यहाँ पे अभी हमने कितने चार्ज को लाया है इनफाइनाइट से, दो चार्ज को लाया, तो एक सिस्टम बना है। तो इसमें अच्छा दोनों चार्ज को लाकर सिस्टम बनाने में जो काम करना होगा, वर्क टोटल करना पड़ा होगा, वही ना इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। अच्छा मान लो एक थे और चार्ज ला देते, यहाँ पर ला देते, Q3 ला देते, तब कितने चार्ज का सिस्टम बन जाता बाबू, 3 चार्ज का सिस्टम बन जाता। तो इन तीनों चार्ज को सिस्टम बनाने के लिए और भी तो वर्क करना पड़ता, तो और वर्क करना पड़ता। तो अब एक बात दिमाग में लगाओ कि ये जो Q3 है उसको हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो देखो Q3 को लाने में दो चार्ज के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। देखो पहले तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसके भी अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसके भी अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। मतलब इस केस में यहां से मान लो ये W3 हो जाए, इसके अगेंस्ट में Q1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसके अगेंस्ट लाने में वर्क डन W3, और Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी है उसके अगेंस्ट लाने में वर्क डन W4। तो उस केस में टोटल वर्क डन कितना होगा बाबू, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो पहले तो W1 जो पहला चार्ज को लाने में होगा, फिर दूसरा चार्ज को W2, फिर तीसरा चार्ज को लाने में W3 प्लस क्या हो जाएगा, हाँ तो W1 क्या है, W1 क्या है, ऑलरेडी 0 है, लेकिन W2 प्लस W3 प्लस W4 इन तीनों का सम कभी भी 0 नहीं होगा। पहला चार्ज जब यूनिवर्स में कोई चार्ज नहीं रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहेगी, तो पहला चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होता है, हमेशा 0। ये ध्यान में रखना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, वर्क डन ही के तो बराबर है। अब वो वर्क डन कैसा होना चाहिए, चार्ज का सिस्टम बनाने में किया गया वर्क होना चाहिए। तो चार्ज का सिस्टम बनाना दो तरीके का हो सकता है, एक कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड उपलब्ध हो, और दूसरा पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड उपलब्ध ना हो। दो चीजें हैं, दो केस हैं यहां, पहला इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो, और दूसरी केस इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, तो केस नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे। हाँ पहला केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट। हाँ ध्यान से समझना भाव, एब्सेंट इनिशियली, शुरू में मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एब्सेंट हो। तो हम इसको मिटाते हैं और फिर थोड़ा एक बार डिटेल में बढ़िया से बता लेते हैं, मजा आएगा। हम तो बस समझाने के लिए बताया भैया, इंटरेस्ट आएगा, फॉर्मूला वगैरह भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली क्या है भाई, एब्सेंट है। तो ये देखो ये यूनिवर्स है, ये इनफाइनाइट है। तो अभी क्या है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो नहीं है, तो पहला चार्ज लेकर आओ Q1 को, कहां से, इनफाइनाइट से, मान लो यहां पर ला दिए, एक पॉइंट A पर ला दिए, किसको ला दिए भैया, तो उस केस में वर्क डन क्या करना पड़ेगा, W1 बराबर 0, बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन दूसरा लेकर आओ, अब दूसरा Q2 को लेकर आओ इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट B पर लेकर आ जाओ Q2 को, तब यहां पे वर्क डन W2 करना पड़ेगा ना भाई,
तो W2 करना पड़ेगा। तो इस Q2 को हम Q1 से कितना दूरी पर लेकर आए हैं, R12। R12 क्या है, किसके, हाँ Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब क्या है कि अब इन दो चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए हमने दो प्रकार का वर्क किया, एक W1 किया और एक W2 किया। तो W1 तो पहले से 0 है, बस बात रहेगी क्या, W2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, तो डियर फोर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम आप कितने चार्ज का सिस्टम है यहाँ पे, अभी 2 चार्जेस। बहुत बढ़िया। इसी के हिसाब से, इसी फंडामेंटल से हम कई चार्जेस का बना लेंगे। तो 2 चार्जेस, देखो भैया, तो सिंपल बात है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे किससे, यू से। तो यू बराबर ये होगा W1 प्लस में क्या होगा बाबू, W2। W1 क्या है, 0 है, तो छोड़ दो। W2 का मतलब फोर्स इंटू में क्या भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, R12 कर लेते हैं। ओके ओके। तो अब कुछ करना नहीं है, फोर्स यहां पर कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो U बराबर हो जाएगा, फोर्स की जगह पे ध्यान से देखें, ओके। तो फोर्स बराबर E इंटू क्या करेंगे, Q, E इंटू Q2। Q किसको ला रहे हैं हम लोग, किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं ना। तो E इंटू Q2। अच्छा, और यहाँ पे R12। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किस चार्ज की वजह से बनी होगी, Q1 की वजह से। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई में R12 ना भाई का स्क्वायर इंटू में Q2 और R12, एक खत्म हो गया यहां से। तो U बराबर हो गया Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12। देखिए, ये बात समझ आ गई कि दो चार्ज, यदि दो चार्ज हैं यहाँ पे दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो इनके बीच की दूरी R12 है। तो इन दोनों चार्ज के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो वो इस फार्मूले से निकलेगा, जहां पे Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, और R12 दोनों चार्ज के बीच की दूरी है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब एक दूसरा टेक्निक, अब मान लो हम तीसरा एक चार्ज लेकर आ जाए, तो 3 चार्ज का सिस्टम बनाने में होगा। तो देखें, तो डियर फोर पोटेंशियल एनर्जी टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ कितना चार्ज बाबू, नहीं 2 का तो हो गया, सिस्टम ऑफ 3 चार्ज ले लेते हैं, 3 चार्ज, बस 3 चार्ज लेकर उसके बाद मोटा मोटा आइडिया लगा देंगे। 3 चार्ज, तो 3 चार्ज लेंगे, तो मान लो एक तीसरा चार्ज हम Q3 को ला रहे हैं, Q3 को यहां से यहां ला दिए, मान लो कोई पॉइंट C है, Q3 को ला दिए। तो अब सोचो आप एक मिनट, जब Q3 को ला रहे होंगे तो हमें वर्क डन Q1 के द्वारा बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी करना पड़ा होगा, अब Q2 के द्वारा बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी करना पड़ा होगा। तो यहां पर ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा। अब Q3 को ला देंगे, अब जब चौथा लाएंगे तो खूब और ज्यादा काम करना पड़ेगा, पांचवा लाएंगे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब पहला चार्ज लाने में तो कुछ काम नहीं है, दूसरा को लाने में काम आएगा, तीसरा को लाने में और ज्यादा वर्क हो जाएगा, चौथे को लाने में। इसका मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज का आप सिस्टम बनाओगे, उतना ही ज्यादा उसमें क्या स्टोर हो जाएगी, एनर्जी स्टोर होगी। देखो कितना बढ़िया बात है। ओके चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो भाई अब जब Q3 को लाएंगे, तो देखो यहां से दूरी हम मान लेते R13 ले लेते हैं, क्यों, और यहां से दूरी क्या ले लेते बाबू, R23 ले लेते हैं, क्यों, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो भैया सिंपल बात है। तो उस केस में U बराबर हो जाएगा, उस केस में U बराबर, देखना तो देखो ऐसे एक और तरीके से हम लगा दे रहे हैं। अच्छा एक बात और ध्यान से देखना, आपने पढ़ा होगा V बराबर W बाई Q ना, तो W बराबर क्या होता है, V इंटू
क्यू। तो यहां पर यही डब्ल्यू तो एनर्जी है ना, यही वर्क तो एनर्जी है, तो वर्क का निकालने का एक और फॉर्मूला है बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू। Q3 को जब यहां ला रहे हो तो एक तो यहां पे वोल्टेज Q1 की वजह से भी होगा, आप प्लस वोल्टेज किसकी वजह से होगा, टोटल वोल्टेज इंटू Q3 चार्ज, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। क्यों, तो देखो देखो ये तो पहले आ ही चुका है ना, ये तो पहले आ ही चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा अच्छा, तो देखो देखो ध्यान से देखना, तो ये तो पहले आ चुका है Q1 Q2 बाई क्या भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटू R12, ये तो पहले से मौजूद है दो चार्ज का बनाने में। तीन चार्ज का जब बनाओगे तो एक तो वोल्टेज ड्यू टू 1 8 पॉइंट ए प्लस वोल्टेज ड्यू टू चार्ज टू 8 पॉइंट नहीं सी पर वोल्टेज, पहला चार्ज की वजह से कहां पे वोल्टेज सी पे, अब प्लस दूसरा चार्ज की वजह से कहां पे वोल्टेज इंटू में क्या Q3 कर देंगे, तभी तो है टोटल वोल्टेज इंटू चार्ज, ये भी तरीका है। तो वो डेरिवेशन पे ना जाना, आप मेन फॉर्मूले पे जाना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूले पे जाना है। तो यू बराबर ध्यान से देखो Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12 प्लस इसका पहला चार्ज की वजह से सी पर वोल्टेज, पहला चार्ज की वजह से सी पर वोल्टेज, तो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R13, देखो देखो देखो, तो दूरी यहां से यही ना है R13 प्लस अगला बोलो Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, और यहां से क्या हो जाएगा Q3, मल्टीप्लाई कर लो आप, तो U बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके R12 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 और प्लस Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R23, ये होना है, ये होना है। तो ये कितने चार्ज के सिस्टम में टोटल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है, 3 चार्ज के। तो देखो बड़ा सिंपल है, घबराओ मत घबराओ मत। मान लो हमारे पास ऐसे करके 3 चार्ज हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है Q3 चार्ज है, इनके बीच की दूरी R12, इनके बीच की दूरी R23, इनके बीच की दूरी R13 है ना। तो बस देख लो कि कितने पेयर बनेंगे, उतने पेयर का इस फार्मूले के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर लो। देखो और घबराओ मत, देखो 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 भाई, वर्क बराबर V इंटू क्या होता है Q होता है ना, इसी फार्मूले से तो ये पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क की तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो वर्क की पोटेंशियल एनर्जी V इंटू क्यू होता है। अच्छा ये ध्यान से देखो, ये V का मतलब होता है कोई नया चार्ज हो गया, ये मान लो Q2 हो जाए तो ये इसमें Q1 हो जाएगा, तो Q1 Q2 और भाई 4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू R, क्या दिक्कत है, बस वही तो है, 2 चार्ज आ जाएंगे। तो देखो तो इसमें देख लो पेयर कितने बने, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, कितने पेयर बन गए 3 पेयर, तो 3 पेयर बन गए, तीनों पेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो तीनों पेयर का कैसे करोगे देखो पहला पेयर का तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, क्यों, अगला पेयर का बताओ Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, अगला पेयर का हाँ Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, अरे हो तो गया, वही तो है। तो बस पेयर देखना है, बस पेयर देखना है, क्या देखना है पेयर, कि कितने पेयर बन रहे हैं, और उसी फार्मूले से आप टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ तो इसमें फोटो लेना ले लो, एक सवाल लेते हैं इस पे। अभी बताएंगे हाँ अभी बताएंगे, अभी थोड़ा सा ये वाला केस 1 हो गया, केस 2 भी हो जाए तो क्वेश्चन लेंगे ना तो बताएंगे। अभी तो 3-4 पे क्वेश्चन लेंगे बस सिंपल सा। अभी हमने केस 1 में क्या देखा है कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट थी, अब क्या देखेंगे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो,
तब कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी? बहुत आसान केस है, कोई खतरनाक बात नहीं है। हाँ, तो ये चीजें हैं, देखें तो हाँ, केस नंबर 2, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इनिशियली। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में क्या है भाई? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का मतलब ऐसी कुछ कहानी हो जाएगी, ये आपका यूनिवर्स हो गया, इसमें शुरू से ही मतलब मान लो कि इसमें पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो ये तो बाउंड्री आपकी इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब जब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे पहले से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। यही तो बात है। तो यदि हम इसमें क्या करते हैं कि पहला चार्ज लेकर आते हैं यहां पर, मान लो पहला चार्ज लेकर आए ए पॉइंट पर, तो W वर्क करना पड़ा ना। यहां केस में पहला वर्क डन 0 नहीं होगा। पहले केस में क्या हो रहा था? जब अपसेंट थी तो 0 हो रहा था, क्योंकि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो फोर्स भी नहीं था, तो वर्क डन 0। लेकिन यहां पे तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, तो फोर्स 0 नहीं होगा। फोर्स 0 नहीं होगा तो पहला ही चार्ज लाने में वर्क डन 0 नहीं होगा। तो ये वर्क डन पहला W1 क्या होगा तब? तो W1 देखो क्या होगा, यहां पर लाए ना तो A पर यहां पर पोटेंशियल होगा कि नहीं? होगा ना। तो इसका मतलब यहां पे जो W1 होगा ना वो VA इंटू में Q1 हो जाएगा। VA इंटू में क्या हो जाएगा? Q1। यहां पर 0 नहीं है, यहां पर 0 नहीं है। MCQ में सवाल बन सकता है कि मान लो कि यूनिवर्स में इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फर्स्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाएंगे तो वर्क कितना होगा? 0। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है तो फर्स्ट चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन 0 होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो पहला वर्क डन कितना होगा? W1 बराबर VA इंटू क्या भाई? Q1। अच्छा, अब सोचो हम दूसरा किसी चार्ज Q2 को लाना चाहते हैं और Q2 को ना हम यहां पे लाना चाहते हैं किसी पॉइंट B पर। तो अब जब B पर लाना चाहेंगे तो यहां भी वर्क डन होगा। अब यहां वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा जरा ये देख लो। तो जब Q2 को लाएंगे तो पहले बात तो जो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल की वजह से वर्क डन होगा, और दूसरा वर्क डन इस Q1 को लाने से जो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसके अगेंस्ट भी तो वर्क डन होगा। तो Q2 को लाने में 2 प्रकार के वर्क डन हो जाएंगे, 2 प्रकार के। तो देखो, तो यहां पे मान लो लाने में कितना वर्क डन हुआ भाई? W2। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? W2 बराबर ऐसे निकालेंगे, पोटेंशियल एट बी ध्यान सुनना, इंटू Q2 प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज 1 इंटू Q2। क्या आपको बात ये समझ में आ रही है? देखो यहां पर W2 जो लाएंगे, W2 लाने में एक ही प्रकार का वर्क करना पड़ेगा कि 2 प्रकार का? 2। पहले कौन सा वर्क? हाँ, जो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से वर्क, जो इस पैटर्न से निकलेगी। और दूसरा जो पहला चार्ज ला देने के बाद इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, जो ऐसे निकलेगा। चलो भैया देख लेते हैं। तो यहां से कुछ दूरी बना लेते हैं, R12 दूरी बना लिए। तो अब यहां पर निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर, तो W1 प्लस में क्या करोगे भाई? W2 करोगे ना, W1 प्लस W2। W1 क्या है? VA इंटू Q1 प्लस में क्या है? VB, मतलब B पर पोटेंशियल ड्यू टू कौन सा चार्ज? नहीं ये तो ठीक है, हाँ ये इंटू Q2। प्लस में क्या है? B ड्यू टू कौन सा चार्ज बाबू? पहला चार्ज इंटू Q2। ऐसे निकलेगा। जरा इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, आगे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो इस केस में आपको ध्यान से देखना, VA इंटू Q1। देखो ये VA का फॉर्मूला नहीं आपको मिल पाएगा। VA का फॉर्मूला आपको सवाल में देगा कि जहां पर हम चार्ज लेकर आ रहे हैं वहां पर पोटेंशियल कितना है।
ठीक है, ये कर लेंगे VB, ये भी हमको, ये भी VB हमें पता नहीं रहेगा, ये भी आपको दिया रहेगा, ओके Q2, लेकिन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा B पर किसके वजह से पोटेंशियल, Q1 के वजह से। तो देखो Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12, इंटू में कौन है Q2, ये आपका टोटल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी हो गया। देखो इसमें BA और VB का वैल्यू दिया रहेगा सवाल में। ये BA A पर पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल है, VB B पॉइंट पर पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल है, और ये तो दूसरे पहले चार्ज की वजह से है, वो तो पटाख से हो ही गया, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ऐसी कहानी है। अच्छा, अब ये कितने चार्ज को लाने में ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, 2। अब 3 को लाएंगे तो और हो जाएगा, 3 को लाएंगे तो और हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 को लाकर देखो जरा, 3 को लाकर देखो, 3 को लाकर देखो। मान लो हम Q1 चार्ज को यहां पे ला रहे हैं, Q1 को उठा के यहां पे हम ला रहे हैं Q1 को A पॉइंट पर, Q2 को ला रहे हैं B पॉइंट पर, और Q3 को ला रहे हैं C पॉइंट पर। Q3 को ला दिए, यहाँ Q2 को ला दिए। कितने चार्ज का सिस्टम बना दिया हमने इसके अंदर, 3 चार्ज का एक सिस्टम बना दिया, हाँ 3 चार्ज का। तो इस केस में टोटल स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो पहले वाले को लाओगे तो BA इंटू Q1, यही ना। दूसरे वाले को जब आप लाओगे तो ये दोनों कहानी ऐड हो जाएगी, VB इंटू Q2 प्लस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R12 मतलब पहला और दूसरे के बीच की दूरी। अब तीसरे को लाओगे तो पहले जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से तो है ही है, तो इसके वजह से BC इंटू Q3 और प्लस उसके बाद इसके वजह से जो यहाँ पोटेंशियल है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसके वजह से भी वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R13 और प्लस Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R23, ऐसे करके हो जाएगा। ये कितने चार्ज के सिस्टम बनाने में हो रहा है, 3 चार्ज का सिस्टम। लेकिन ये कौन सी केस में है, ये उस केस में है जब शुरू से ही इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, प्रेजेंट है, ये चीजें हैं। तो बड़ा इंटरेस्टेड, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वर्क डन है, तीनों चार्ज को इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लाने में वर्क डन है, और ये वाले जो तीनों आपको दिखाई दे रही है तो वो वाले हैं जो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, बस इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया। ये एक्स्ट्रा बढ़ा किसके वजह से है, वो जो शुरू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, उसके वजह से ये एक्स्ट्रा वर्क डन बढ़ गया है। नहीं तो ये वाला तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वहां 3 चार्ज वाला देखो, ये चीज है। देखो सुनो, पहले इसको देखो, पहला चार्ज को लाएंगे तो शुरू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो शुरू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने के लिए B इंटू क्यू करते हैं, B इंटू क्यू फॉर्मूला होता है, B इंटू क्यू वहां से वर्क का। तो A पर ला रहे हैं तो BA मतलब A का पोटेंशियल इंटू Q1। दूसरा वाला लाएंगे तो पहले तो इनिशियल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा दूसरे को लाने को, तो वो हो जाएगा VB इंटू Q2। और फिर ये पहला वाला इलेक्ट्रिक चार्ज जो आके बैठ गया उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसके वजह से जो एक्स्ट्रा ये वर्क डन करना पड़ेगा। साफ आ रहा है जी, ठीक है, ये चीज है। तो ये बात समझ में आ रही है। अब देखो हाँ ठीक है, और देखिए अच्छा इसमें देखो क्या है, सेम कहानी, पहले को लाएंगे तो BA इंटू Q1, पहले को लाएंगे B इंटू
दूसरे को लाएंगे तो ये वाला टर्म एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तीसरे को जब लाएंगे तो इनिशियल फील्ड के वजह से जो पहला इनिशियल फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा ये, और फिर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो ये दो को टर्म एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। हाँ, तीसरा केस नहीं है, ये दो चार्ज को लाने में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये तीन को लाने में ना बढ़ जाते हैं, क्योंकि दो आकर बैठ गए हैं तो इनके अगेंस्ट भी तो काम करना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब आप ध्यान से देखो, ये वाले तीनों टर्म को अच्छे से देखो, ये आप पहले से जानते हो, ये वही तीनों टर्म है जो तीन चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर सिस्टम बनाने में वर्क डन हो रहा था जब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट थी। और जब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो गई तो ये तीन वर्क एक्स्ट्रा क्या हो गए, बढ़ गए हैं। बस यही फर्क होता है। तो इस पर बहुत कम सवाल आते हैं, आपके सवाल आते हैं इन्हीं पर, जो अभी आपने देखा है कि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहेगी, उन्हीं पर आते हैं। हाँ, फोटो लेना ले लो, फिर सवाल ले लेते हैं। सवाल लेने के बाद हमारा कंफर्म हो जाएगा चीजें। मेन क्वेश्चन है, ठीक ना, मेन क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन से देखो ना, सब बात क्लियर हो जाएगी, सब यहां पर चीजें अल्ट्रा लेवल की कंफर्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यह देखो, यहां क्वेश्चन ये है कि हाँ, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम ऑफ गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। अब मैं दे रहा हूं कैसा कैसा अरेंजमेंट होगा। तो कैसा कैसा अरेंजमेंट है, तो यहां पे देखो तीन चार्ज लेते हैं, अभी तीन चार्ज लेते हैं। हाँ, ये Q है, Q1 है, Q2 है। तो Q1 बराबर 2 कूलाम का, Q2 बराबर 3 कूलाम का, और यहाँ ये Q2 बराबर 3 कूलाम का, Q3 है यहाँ पे -1 कूलाम का। ओके, डिस्टेंस है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। चलिए बताते हैं कि इस पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। सिंपल कैलकुलेट कर सको, कैलकुलेट करो, फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। देख लो कितने पेयर बनने हैं, फटाफट निकाल लो। हाँ ठीक है, देखो कितने पेयर बनने हैं बाबू, 1 2 और ये 3। मैं फटाफट कर रहा हूं, U बराबर, ध्यान देंगे इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हैं, ये से 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 इंटू Q2 ना, तो 2 इंटू 3, बाई में इनके बीच की दूरी 3, ठीक है, प्लस वो वाले में तो एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस हो जाएगा ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 3 इंटू 1 और डिस्टेंस वापस से 3 है, प्लस ये पेयर, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 इंटू, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी, और 2 इंटू 1, और बाई में दूरी कितनी हो जाएगी 3। तो ध्यान से देखें तो इसमें कुछ कुछ तो कैंसिल हो ही रहे हैं। ओके, तो ये खत्म हो गए, यहाँ से ये खत्म हो गए, यहाँ से ये खत्म हो गए, तो देख लो U बराबर क्या हो जाएंगे, तो 9 दूनी 18 10 के पावर 9 माइनस 9 10 के पावर 9 और माइनस 6 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये, तो देखो 18 माइनस 9, 9 बचेगा, 9 में 6 जाएगा 3, तो 3 इंटू 10 के पावर 9 जूल आ रहा है। ठीक है, देख लो ऐसे ही तो आना है। ठीक है बाबू,
एक एक 3 चार्ज के सिस्टम का तो आता है, 4 चार्ज के सिस्टम का भी आता है, 4 चार्ज के सिस्टम का। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4 चार्ज के सिस्टम का। 4 चार्ज देंगे, ये देखो आप, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहां पर एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे चार्ज Q है, यहां पे चार्ज Q है, यहां पे चार्ज Q है, और यहां पे भी चार्ज Q है। साइड लेंथ x है, x है, x है, x है। तो बताना है कि पूरे चारों चार्ज के इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो इसमें देखना होता है पेयर्स। तो पेयर कितने बनेंगे? तो पहले तो ये चारों साइड वाले पेयर बनेंगे ना, हाँ चार, हाँ, और 2 कौन सा वाले पेयर बनेंगे? डायगोनल वाले। देखो एक यहां पे होता है कि एक नोट पॉइंट में हम समझेंगे कि इफ नंबर ऑफ चार्जेस किसी सिस्टम में बी n, तो नंबर ऑफ पेयर्स बराबर n -1 इंटू क्या होगा? 2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आ जाएगा। हाँ, इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा। तो देख लो इस फॉर्मूले से कितने चार्ज हैं यहाँ पे? 4 ना, तो 4 इंटू 4 - 1 3 बटे में 2, यहाँ 3 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, 2 3 6 पेयर बनेंगे। तो वही 4 साइड वाले और 2 डायगोनल वाले। कितना आ रहा है जरा कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, तो ध्यान से देखें, बड़ा इंटरेस्टेड है, इजी है, कोई कठिन नहीं है। तो 4 तो साइड वाले सब सेम रहेंगे क्योंकि दूरी भी सेम है और चार्ज के पेयर भी सेम है। हाँ, तो टोटल निकालना है तो कुछ कर लो भैया। तो 4 इंटू 1 का कर लो, तो Q इंटू Q का स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x। और 2 कौन से वाले हैं? डायगोनल वाले हैं। तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? √2x, √2x। हाँ, तो 2 इंटू 1 डायगोनल का, तो Q का स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2x। कुछ कामन उमर हो जाएगा तो ले लो, क्या दिक्कत है? Q का स्क्वायर बाई 2Q का स्क्वायर बाई 2 Q का स्क्वायर ले लो, Q का स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में x कामन ले लिया, तो बस है, ठीक है, देखते हैं इसमें 4 प्लस, नहीं ये √2 है ना, तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? √2। ठीक है, बस हो गया आंसर। आया है क्या? मैच करा लो, देख लो, इस तरीके से निकलेगा। तो या तो 3 चार्ज के सिस्टम वाला पूछेगा या तो 4 चार्ज के सिस्टम वाला। 5 चार्ज के सिस्टम वाला कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं होता है। अधिकतर ये इस वाला इस तरीके का आपके एनसीईआरटी बुक में भी पूछा हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सिंपल है, बस देखना है कि पेयर कितने बन रहे हैं। मेन मैटर यही है, मेन मैटर यही है, पेयर कितने बन रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग एक नई चीज अब पढ़ेंगे, और नई चीज ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा एक नया टॉपिक बनने जा रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे और देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ये जरा देखेंगे। तो देख लो भैया, देखते हैं, आ जाओ। ओके,
ये देखिए, ये हमने लिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सुंदर, ये देखिए। और इसमें ना हमने एक डाइपोल ले लिया है, ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ओके, ये देखो आप ध्यान से, तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको अच्छे से समझो तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां एक एंगल है थीटा, और ये थीटा किसके किसके बीच एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल है। अब सोचो एक मिनट कि भाई हमें इसे घुमाना है, क्या करना है? घुमाना है। तो घुमाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, बोलो भाई, इसको डाइपोल को हमें घुमाना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इधर फोर्स लगाएगी और इधर फोर्स लगाएगी, ये टॉर्क लगा करके इसको पैरेलल करना चाहेगी, अपने एलोंग करना चाहेगी। लेकिन हम इसको उल्टा घुमाना चाह रहे हैं, ऐसे रोटेट कराना चाह रहे हैं, तो घुमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसको रोटेट कराने के लिए जितना काम करना पड़ेगा ना, वह काम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। ओके, इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल का मतलब हुआ कि वर्क डन, वर्क डन टू रोटेट इट बाय एनी एंगल, सिंपल बात, एंगल थीटा। देखो यदि कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ये दरअसल किसी एंगल थीटा से इसको घुमाने जो वर्क डन होगा ना, वही उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो देखते हैं क्या कहानी हो रही है यहाँ पे। तो अब सिंपल बात है कि हमें इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो वर्क डन ही तो निकालना है घुमाने में, थीटा घुमाने में। तो देखो, तो पहले ना इसको आप बाबू डी थीटा घुमाने में वर्क डन निकाल लो पहले, तो डी डब्ल्यू आएगा। फिर लिमिट बना लो कि थीटा 1 से लेकर हम थीटा 2 तक घुमाना चाह रहे हैं, है कि नहीं है? तो वो वर्क डन निकाल लो। तो देयरफॉर वर्क डन टू रोटेट डाइपोल बाय कितना एंगल बाबू? डी थीटा एंगल। तो डी डब्ल्यू करेंगे तो एफ इंटू क्या होगा यहाँ पे? डी थीटा। अच्छा, एफ नहीं करेंगे, यहाँ पे टाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंगुलर फोर्स लेना होगा, और एंगुलर फोर्स होता कौन है? टाउ 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 एंगुलर फोर्स है। अच्छा, यहाँ पे यदि dx लेते, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते, तो यहाँ पे क्या लेते? एफ लेते, याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स, यहाँ पे एफ नेट तो क्या है भाई? 0 है। एफ नेट क्या है? लेकिन टाउ नेट 0 नहीं है। इसका मतलब जो भी वर्क डन होगा वो टाउ के अंडर में होगा। किसके अंडर में होगा? टाउ के अंडर में होगा। तो टाउ इंटू क्या करेंगे? डी थीटा। अच्छा, टाउ बराबर क्या है? पी इंटू ई साइन थीटा। बहुत बढ़िया। और ये डी थीटा। अब हमें तो ये तो थोड़ा सा घुमाने में वर्क डन निकल आया, अब हमें पूरा घुमाने में वर्क डन निकालना है। क्या करना चाहिए? बस, तो देयरफॉर वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम, कहां से कहां तक बाबू? थीटा 1 से लेकर कहां तक? थीटा 2 तक। ये हमें वैल्यू दिया रहेगा कि देखो इसको 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री घुमाने में वर्क निकालना है, चाहे 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री घुमाने में वर्क निकालना है, तो ये लिमिट दिया रहेगा, ये लिमिट दिया रहेगा। ओके, तो अच्छा, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो वर्क डन निकालोगे वही वर्क डन आपकी क्या हो जाएगा बाबू? बस सिंपल बात है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थीटा 1 से थीटा 2, और यहाँ P इंटू ई, यहाँ पे साइन थीटा और डी थीटा। देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों चीज बाहर हो जाएंगे। दोनों चीज क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। चलो देख लो, तो U बराबर P इंटू ई। अब चलो बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है?
माइनस कॉस थीटा, तो डायरेक्ट कर लेते क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट क्या भैया थीटा 2। चलो आ जाओ, इसको आगे बढ़ा ही लेते हैं, आगे बढ़ा ही लेते हैं, आगे बढ़ा ही लेते हैं। तो देखो, तो u बराबर आपका हो गया, ध्यान से देखो, माइनस p इंटू ई, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, क्यों होगा ना, या u बराबर p इंटू ई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, हो गया ना, यहाँ पे हो गया। देखो ये आपकी थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में वर्क डन का फॉर्मूला है, और यही वर्क डन उसमें कौन से रूप में स्टोर हो रही है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है। कितना आसान है, ये डेराइव करने को बोर्ड में आता है, ये बोर्ड में डेरिवेशन करने को आता है। समय हो गया है क्या, हो गया है, ठीक है, तो फिर आगे हम और बताएंगे। बंद कर दो है ना।